हालात ऐसा लग रहा है कि लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें शुरू हो जाती है। डॉक्टर राजेश छावा जी, रिटायर्ड मेजर जनरल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश छावा जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और जो खबर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सर, इसी पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस को तबाह करना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? जय जी, अश्मिता जी, और सारे जो दर्शकगण सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, एयर बेसिस के ऊपर अटैक जो होता है वो एक सोची समझी रणनीति के तरह से होता है। हम वही एयर बेसिस टारगेट करते हैं जहां से या तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जेट्स ऑपरेट करते हैं या वहां से उनके कोई लॉन्च पैड होते हैं इंपॉर्टेंट। बट एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एयर बेसेस हैं, हर एक एयर बेस के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं, रेसिसिटेशन। रेसिसिटेशन का मतलब है कि अगर हमने उनके एयर स्ट्रिप्स के ऊपर अटैक किया, और बेसिक मकसद ये होता है कि एयर स्ट्रिप्स के अंदर गड्ढे बना दिए जाए ताकि वहां से जेट्स टेक ऑफ ना कर सके। पर हर एक एयरबेस में उसकी रेसिसिटेशन की कैपेबिलिटी होती है। मतलब वो उसे उनके पास सामान होता है, उनके पास इक्विपमेंट होता है ताकि वो एयर स्ट्रिप को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर सके। ये किसी भी ऑपरेशनल एयरबेस की खासियत होती है। अब इक्विपमेंट कितना है और कितनी जल्दी रिपेयर कर सकते हैं, ये हर एक एयरबेस का अलग अलग होता है। हमारी जो रणनीति होती है जो एयरफोर्स की, वो रणनीति होती है कि एक तो उनके एयर स्ट्रिप्स को डैमेज किया जाए, दूसरे उनके जो ब्लास्ट पेन्स हैं जहां पे उनके फाइटर जेट्स स्टोर रखे जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, उनके हैंगर्स हैं जहां पे उनके रिपेयर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, और ये जो रिपेयर करने वाला इक्विपमेंट है इसको डैमेज किया जाए। क्योंकि अगर ये चीज डैमेज हो गई तो रेसिसिटेशन हो ही नहीं पाएगा, और अगर रेसिसिटेशन नहीं हो पाएगा तो एयरबेस निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये एयरबेसेस हैं ये पाकिस्तान के ग्राउंड सपोर्ट को भी सपोर्ट करते हैं, जो ग्राउंड डिफेंस उनकी है उसको भी सपोर्ट करते हैं। अगर भारत ने रणनीति है कि हम दुश्मन के इलाके में जाएंगे, IBALC क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में जाएंगे कैप्चर करने के लिए, जब थलसेना जाएगी उसके लिए एयरफोर्स को निष्क्रिय करना ताकि वो हमारे जो अटैक है उसके खिलाफ ना एक्शन कर सके, ये एक बहुत बहुत अच्छी रणनीति है। और अगर लड़ाई होती है तो जैसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हमने बनाया है, वो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का मकसद ही यही है कि तीनों से, मतलब थल सेना, जल सेना और नौ सेना, ये तीनों मिलके काम कर सकें ताकि एक इफेक्टिव रणनीति बनाई जा सके दुश्मन की। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 एयरबेस हमने तबाह किया और लगातार इंडिया की ओर से फेयर वॉर करा जा रहा है, लेकिन बदले में वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कल भी 26 से ज्यादा शहरों पर टारगेटेड हमला किया गया और टारगेट सिविलियंस थे। हालांकि ये लोग अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हुए, लेकिन क्या ये भी चिंता करने वाली बात है? देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी सेना को उनके जो ऑडियंस है ना, जिसको हम कहते हैं कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन है, उनके टारगेट ऑडियंस 2 हैं। एक तो उनकी खुद की आवाम, दूसरा पाकिस्तानी आर्मी और जो मिलिटेंट्स को ये सपोर्ट करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब जो हमने जब अटैक किया था इनके मिलिटेंट बेसेस के ऊपर, तो इनके जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी जब जो फ्यूनरल सेरेमनी में उनके आर्मी ऑफिसर्स अटेंड किया। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पाकिस्तान ये बता रहा है कि हम इन टेररिस्ट को हम सपोर्ट करते हैं। वो नॉर्मली नहीं करता, नॉर्मली कभी नहीं करता, मगर अगर वो इस समय नहीं करता जब मिलिटेंट्स के ऊपर बहुत सारा डैमेज हुआ है, उनके बहुत सारे मिलिटेंट्स मारे गए, तो मिलिटेंट्स उनके खिलाफ हो जाते। अल्टीमेटली हमें देखना उनका अगर टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान की आर्मी है, मिलिटेंट्स हैं, उन्हें कुछ ना कुछ लौटेंगे सर आपके पास बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, फिर उससे भी आपसे बात करेंगे आगे भी। लेकिन बौखलाए पाकिस्तान ने अपना ही ड्रोन गिरा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सियालकोट में पाकिस्तान जो अपना ड्रोन उड़ा रहा था, अपने ही ड्रोन को मार गिराया। तुर्की में बना ड्रोन YIHA-3 पाकिस्तान की ओर से उड़ाया जा रहा था, लेकिन सियालकोट में बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अपना ही ड्रोन मार गिराया। ये गफलत या गलतफहमी हो सकती है शायद इसके पीछे, लेकिन ये खबर अभी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अपना ही ड्रोन मार गिराया है।
तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की बौखलाहट। इससे आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी कि किस तरह से सियालकोट में ये ड्रोन इन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दागा था, लेकिन बौखलाहट में अपने ही हथियार, अपने ही ड्रोन को पाकिस्तान गिरा रहा है। डॉक्टर छावा, इस पर आपका रिएक्शन सर, ये क्या गलतफहमी है या क्या हो सकता है इसके पीछे? दो कारण हो सकते हैं। एक तो गलतफहमी, ऑब्वियसली फ्रेंडली फायर जिसको कहते हैं जी। और दूसरा ये है कि इक्विपमेंट फेलियर, क्योंकि उनके ये जो ड्रोन्स हैं काफी पिछले 15 दिन से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट फेलियर की संभावना भी होती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें टर्की और चाइना के हथियार यूज कर रहा है पाकिस्तान, स्पेशली ड्रोन्स में। जहां तक वो टर्की के ड्रोन्स हैं, चाइनीज ड्रोन्स, अब इनकी काबिलियत जो है वो दुनिया के सामने आ रही। ये टर्की के ड्रोन थे जो अजरबैजान और अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे जी। और ये उस समय उनकी बहुत सक्सेस मानी गई। तो ये टर्की के एंड यही वाले जो ड्रोन्स हैं, ये रशिया को भी सप्लाई किए गए थे यूक्रेन वॉर के खिलाफ। तो ये इनकी अगर असलियत सामने आ रही है तो ये टर्की और चाइना के लिए चिंता वाली बात, क्योंकि ये दोनों अपने आप को आर्म्स एक्सपोर्टर्स मानते हैं, और अगर इनके ही इक्विपमेंट फेल हो रहे हैं या इनके इक्विपमेंट निष्क्रिय हो रहे हैं या इनके ही इक्विपमेंट में मैल फंक्शनिंग हो रही है, तो इनके लिए चिंता की बात होगी। और हो सकता है चाइना इसीलिए ज्यादा पाकिस्तान को उसने हिदायत दे रखी होगी कि ये मत एडवर्टाइज करना कि आप हमारे हथियार यूज कर रहे हो और इनके ऊपर डैमेज हो रहा है। जी। आते हैं आपके पास सर, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को, क्योंकि पल पल में तस्वीर बदल रही है, पल पल अपडेट मिल रहा है। सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। भारत ने एक और जवाबी कार्रवाई की है। फतेह-1 मिसाइल को ढेर किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया और ये बताया जा रहा है कि इसके अवशेष जो है वो जालंधर में खेत में मिले हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और फतेह-1 मिसाइल को मार गिराया। देखिए इसके टुकड़े, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इस मिसाइल के टुकड़े आप देख सकते हैं जालंधर के खेतों में मिले, किस तरह से लोग इस मिसाइल के टुकड़ों को देखिए लेकर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं जो जांच में जुटे हैं। तो देखिए किस तरह से ग्रामीणों के लिए ये खिलौने की तरह है। देखिए आप, ये जो जालंधर के लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खिलौने फेंक रहा है और भारत के लोग इस खिलौने से खेलेंगे। ये अवशेष है दरअसल मिसाइल के, और इस मिसाइल को ढेर किया गया। ये गिरा है जालंधर के खेत में, जिसे ग्रामीण अब आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारतीय सैनिक यहाँ पर पहुंचेंगे और जितने भी वेपन्स, जो मिसाइल हैं या ड्रोन्स हैं, जब गिर रहे हैं यहाँ भारत की सीमा क्षेत्र में, तो इनकी जांच भी भारतीय सैनिकों की ओर से की जा रही है। इसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भी भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मिसाइल का महज एक टुकड़ा है जिसे लोग उठा करके ला रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और फतेह-1 मिसाइल को देखिए किस तरह से ध्वस्त किया गया। इसी की तरह इन पाकिस्तानियों के आत्मविश्वास को भी ऐसे ही ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर, गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान ने हमला किया था जो कि एक बिग फेलियर, नाकाम साबित हुआ। अमृतसर कैंट के ऊपर कई सारे ड्रोन दिखे। सुबह 5 बजे की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर। सुबह 5 बजे भी अमृतसर कैंट के ऊपर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि शुक्रवार शाम को जब अंधेरा हुआ तब पाकिस्तानियों की ओर से एक करतूत, उसके बाद सुबह सुबह फिर से एक बार ये नापाक हरकतें शुरू हो चुकी हैं। अमृतसर कैंट के ऊपर कई ड्रोन मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वायु रक्षा टीम ने कार्रवाई करके ड्रोन को गिरा दिया है। और 2 तस्वीरें, एक तो हवा में उड़ान भरते ये ड्रोन और दूसरी तरफ जमीन पर औंधे गिरे हुए ये पाकिस्तानी ड्रोन आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर राजेश छावा, एक तो ये फतेह-1 मिसाइल, ये जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। ये किस तरह की मिसाइल है जिसका उपयोग पाकिस्तान की ओर से लगातार किया जा रहा है? और दूसरी तरफ हम पिछले 3 दिन से लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान या तो भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है सैन्य ठिकानों पर हमला करके, और जब उसमें नाकाम हो रहा है तो फिर सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। आपने 2 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन फतेह-1 मिसाइल,
इसकी अपुष्ट खबरें ये कहती हैं कि इसका जो फतेह 1 का टारगेट जो था वो दिल्ली था। जी। और अगर क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा, हमने आफ्टर ऑल उनके कैपिटल को भी निशाना बनाया। हमने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक किया। अगर वो दिल्ली के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये दिखाना चाहता होगा कि अगर हम उनके कैपिटल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो वो भी हमारे कैपिटल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। बट फतेह 1 की दिल्ली टारगेट था या नहीं टारगेट था, ये तब स्पष्ट होगा जब आई थिंक अभी 10 बजे या इस समय कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग है इस 10:30 ऑक्सीजन बजे बूथ का के टाइम ऊपर। है सर उसका। हाँ, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आएगी कि एक्चुअली ये मिसाइल टारगेट दिल्ली था या नहीं था। क्योंकि इसका अगर दिल्ली टारगेट था, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर वो दिल्ली को टारगेट बना रहा है, दैट मीन्स वो अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर, जी। तो उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बोला सिविलियन टारगेट्स को, आपने खुद ही एक्चुअली आंसर दिया अपने सवाल का, जब आपने कहा कि जब वो मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर फेल करता है, तो वो सिविलियंस को टारगेट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने भी तो अपनी कुछ सक्सेस दिखानी। वो जब अपनी आवाम को बताता है, वो ये थोड़ी ना बताता है कि हमने सिविलियन टारगेट्स को हमने निशाना बनाया क्योंकि हम मिलिट्री टारगेट्स पे फेल हो गए। वो तो ये कहता है कि मिलिट्री बेसिस को अटैक बनाया और मिलिट्री बेसिस के अंदर सैनिक जो थे वो हताहत हुए। तो वो कभी नहीं बोलेगा कि हमने सिविलियंस को टारगेट बनाया। वो तो बिल्कुल हमें सही पता है, उसकी औकात पता है कि जी। एक्चुअली में जब मिलिट्री टारगेट फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसे सक्सेस दिखानी, तो सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करता है। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर एक टर्म का इस्तेमाल किया, ऑपरेशन को एक्सपैंड कर सकता है पाक। क्या लगता है किस लेवल तक और ये देश जा सकता है? क्योंकि लगातार इनके हर एक हमले का जवाब तो हम देख ही रहे हैं और इनकी बौखलाहट भी साफ तौर पर देखी जा रही है। आज ही यहाँ के प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें न्यूक्लियर को लेकर भी बताया जा रहा है कि कुछ डिस्कशन होना था। क्या लगता है किस लेवल तक जा सकता है? और ये देखिए, न्यूक्लियर बोगी जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर बोगी तो पाकिस्तान बहुत सालों से है। वो इसी भ्रम में था कि हम जितना भी कुछ करें, हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो इंडिया को डिसाइसिव विक्ट्री से रोके। क्योंकि अगर इंडिया अटैक करता है और लगता है कि इंडिया को साइजेबल विक्ट्री मिलने वाली है, तो अगर हम ये गीदड़ भभकी दे देंगे कि हम न्यूक्लियर वॉर यूज करने वाले हैं, तो दुनिया इंडिया को रोक देगी ऑपरेशन करने से पहले। तो ये तो उसकी हमेशा से ही एक सोची समझी चाल है। बट अभी जब हमने उरी किया, या जब हमने बालाकोट किया, या जब हमने ये वाली एक्शंस किए, इसमें एक्चुअली जो उसकी न्यूक्लियर बोगी कई फेलियर दिखती जा रही, और वो हमेशा कोशिश तो करेगा कि इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस उसके अंदर ना जाएं और इंडिया का जो ऑपरेशन है वो लिमिटेड रहे। वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि एज आई सेड, अपनी पब्लिक ओपिनियन को अपने तरफ रखने के लिए, जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ रखने के लिए। अगर आपको याद है, कल के जो बताया था कि उनके जो ड्रोन है और उनके एयरक्राफ्ट्स ने सिविलियन एयरक्राफ्ट्स की शेल्टर लेके एक्शन किया। नाउ ये देखिए कि ये एक्चुअली तो ये पाकिस्तान, मेरे हिसाब से पाकिस्तान। हाँ मयंक जी बोलिए। ये सिंपैथी लेने की कोशिश थी या ये एक सोची समझी हाँ, साजिश थी? उनकी रणनीति ये थी कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था, तो शुरू में ही एक ईरान का जेट गिराया गया था, और वो जो गिराया गया था उसमें बोला गया था कि S-400 मिसाइल जो अभी इंडिया यूज कर रहा है, बहुत सक्सेसफुली यूज कर रहा है, उसने उसको गिराया था। उनका मकसद उसी को रिपीट करने का, ताकि अगर कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट गिरता और वो भारत के ऊपर ब्लेम लगाता कि 200-300 सिविलियन मारे गए हैं। सर आऊंगी आपके पास। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों ने लगातार फायरिंग की। पाक की फायरिंग में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजौरी के प्रशासनिक अफसर भी इसमें शामिल है। राजौरी, पुंछ और लगातार बॉर्डर के आसपास के एरिया में लगातार गोलीबारी जारी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजौरी, पुंछ और सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से जो हरकत हो रही है, फायरिंग हो रही है, इसमें 5 मासूमों की जान चली गई, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर राजेश छावा भी कर रहे थे कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाते तो फायरिंग होती है और उसमें आम लोगों को, बेगुनाहों को निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। 5 लोगों की जान चली गई। राजौरी के प्रशासनिक अफसर की भी मौत इस
फायरिंग में हुई है, पाकिस्तान की गोलीबारी में हुई है। एक और बड़ी खबर, होशियारपुर में ड्रोन के अवशेष मिले हैं। खेतों में ड्रोन के अवशेष मिले जिन्हें नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को नष्ट किया है। हवा में जब उड़ान भर रहा था उसी समय भारतीय सैनिकों ने इस ड्रोन को नष्ट कर दिया। अड्डा सरा के संधार गांव के पास अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां जगह जगह खेत में आपको ये पाकिस्तानी ड्रोन्स मिल जाएंगे, पाकिस्तानी मिसाइलें दिख जाएंगी जमींदोज हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ड्रोन के अवशेष किस तरह से जगह जगह पड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। खेतों में इस तरह के अवशेष मिले हैं ड्रोन के। ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से दागे गए थे भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन हवा में ही इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में इनका ड्रोन दिखे अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। और डॉक्टर राजेश छावा जी, ड्रोन्स को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसके पहले हमने पाकिस्तान के एयरबेस पर भी बात की। मुरीद एयरबेस जिसे नष्ट किया गया है भारत की ओर से, जिसे निशाना बनाया गया है, ये बताया जाता है कि मुरीद एयरबेस से ही भारत पर कई ड्रोन हमलों को अंजाम दिया जा रहा था और अभी तक जितने भी ड्रोन उड़ाए जा रहे थे पाकिस्तान की ओर से वो इसी एयरबेस से उड़ाए जा रहे थे। अब थोड़ा ये जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि भारत की ओर से जब इन 4 एयरबेस को तबाह किया गया है तो इनके पुनर्निर्माण में या इन्हें वापस तैयार होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है नॉर्मली? देखिए, अगेन इसमें पहली बात मैं ड्रोन के बारे में बताता हूँ। ड्रोन भी कई तरीके के, एक होते हैं सर्वेलेंस ड्रोन, जिनका काम ही होता है कि जाइए वहां से कैमरे से फोटो लीजिए और वापस आइए, और वो कैमरा अगर डायरेक्ट फीड उसका अवेलेबल है सैटेलाइट के थ्रू तो डायरेक्ट जो भी वो फीड लेता रहता है वो वापस बेस पे फोटो लगातार पहुंचती रहती है। दूसरे होते हैं जिनके पास कैमरा, जिसके लाइव फीड नहीं होती, वो कैमरा ऑपरेट करता है और जब नीचे जाता है तो उसके कैमरा निकाला जाता है और उसकी फुटेज को कवर किया जाता है। तो ये तो वो सर्वेलेंस ड्रोन। दूसरा होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्म्ड ड्रोन्स, जो जिसके अंदर छोटे बॉम्ब्स होते हैं, कुछ मिसाइल्स होती हैं, वो दूसरे टाइप का ड्रोन। तीसरा टाइप का ड्रोन होता है जिसको कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, या उनका मकसद ये होता है कि वो जाएं अपने टारगेट के ऊपर अटैक करें और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उनका मकसद होता है कि वापस नहीं आने का, वन साइड वन यूज ड्रोन जिसको कहते हैं। अब ये ड्रोन की खासियत सबसे बड़ी ये है कि ड्रोन्स को उड़ाने के लिए आपको कोई एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटी सी जगह से भी उनको उड़ा सकते हैं। उसके लिए पूरा एयर स्ट्रिप को फंक्शनल होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास। दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट बता देते हैं। भारत पाक से चीन की अपील, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील चीन कर रहा है। तो भारत पाक से चाइना की अपील है कि संयम बरते, पेशेंस रखे, इस तरह से युद्ध ना करे, इस तरह से वार को खत्म कर देना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच चीन की भी एंट्री। तो देखिए, चाइना वो देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, लेकिन कल भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि चीन अब न्यूट्रल होकर खेलने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है, तनाव को कम करने की अपील की गई है। चाइना के जब वेपन्स पाकिस्तान में चल नहीं पा रहे हैं, भारत उन्हें खिलौनों की तरह खेल रहा है, तो इन सब के बीच चाइना की ओर से एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपील की जा रही है कि संयम बरता जाए। डॉक्टर राजेश छावा जी, जो आप बात कर रहे थे उसे पूरा कर लीजिए सर। और एक और बड़ी खबर है कि पीएम आवास एनएसए अजीत डोभाल पहुंच गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, थोड़ी देर बाद, क्योंकि भारतीय सेना इंडियन आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और उसके पहले पीएम आवास अजीत डोभाल का पहुंचना, यानी कि समीक्षा फिर से हालातों पर की जाएगी। डॉक्टर राजेश छावा जी, सर अपनी बात पूरी करिए। हाँ, दूसरी बात आपने पूछा था कि ये जो 4 एयर बेसेस के ऊपर अटैक हुआ है, ये कितनी जल्दी वापस में फंक्शनल हो सकते हैं जी। जब भी कोई एयरबेस के ऊपर अटैक होता है तो बेसिक मकसद होता है एयर स्ट्रिप को डैमेज करना, क्योंकि वहीं से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते। उससे एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, अब सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां उनके हैंगर हैं, जहां रिपेयर फैसिलिटीज हैं, एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने की फैसिलिटीज, साथ ही साथ जहां पे उनको स्टोर किया जाता है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाएं तो एयरक्राफ्ट, अगर एयर स्ट्रिप फंक्शनल भी होगा तो ना तो उनके पर रिपेयर हो सकती है, ना ही वो स्टोर किए जा सकते हैं।
तो ऑटोमेटिकली उनकी रिपेयर करने के बाद भी एयरक्राफ्ट की फंक्शनैलिटी काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। एयर स्ट्रिप को रिपेयर करना इज जस्ट अ मैटर कि आपके पास सामान कितना है वहां पे रिपेयर करने के लिए, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास मैन पावर है जो उसे रिपेयर कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने चाइना का जिक्र किया, आज की तारीख में चाइना की मेजर प्रॉब्लम ये है कि उसका यूएस के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है, और साथ ही साथ और यूएस के साथ टैरिफ वॉर के कारण उसकी जो एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है वो काफी हद तक कर्टेल्ड हो गई। उसका अगला जो मेजर सप्लायर है, सॉरी मेजर जो कस्टमर है वो है इंडिया। तो अगर वो साथ ही साथ इंडिया के खिलाफ भी हरकत करता है तो एक तरफ यूएस के साथ उसके एक्सपोर्ट्स हैम्पर होते हैं, और दूसरा अगर वो इंडिया के साथ भी हैम्पर होता है तो उसको इकोनॉमिकली बहुत डैमेज होगा। और चाइना, याद रखिए, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री जरूर है परंतु वो एक्चुअली वो यूएस से ज्यादा कैपिटलिस्ट है, उसका एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो दो मेजर मार्केट्स को एक साथ टारगेट नहीं करेगा कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना चाहता तो नहीं है कि युद्ध हो, लेकिन चाइना ये भी चाहता है कि दोनों कंट्रीज के बीच संघर्ष ऐसा ही चलता रहे जिससे उसका फायदा हो। और इसी बीच इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम आवास पहुंचे एनएसए डोभाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम आवास पहुंच चुके हैं एनएसए डोभाल, और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। और ऐसे में अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। तो वर्तमान हालातों की समीक्षा की जाएगी और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, सुंदर इंडस्ट्रियल इलाके में धमाका हुआ है। लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर दहल उठा है धमाके से। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया ये बताया जा रहा है जहां बड़ा धमाका हुआ है लाहौर में। और ज्यादा जानकारी लेंगे इसी पर हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलन सिंह राजपूत जी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलन जी, दोनों बड़ी खबरें, एक तरफ लगातार तीसरे दिन पीएम आवास में एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा, और ये पता चलेगा कि अब आगे क्या कदम उठाए जाने हैं। और इन सब के बीच दूसरी बड़ी खबर कि लाहौर में धमाका हुआ है। अब ये धमाका किसकी तरफ से किया गया सर, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए जय, अगर हम पिछले 2 दिनों का पूरी गतिविधियां देखें और आज सुबह से जो गतिविधियां हैं, खासतौर से दिल्ली में मीटिंग उसका दौर जारी है और एक पीसी भी होने वाली है, और पाकिस्तान की 2 दिन की गतिविधि देखें तो उसने लगातार 2 दिन शाम से शुरू करके पूरी रात तक भारत पर ड्रोन हमले बोले हैं। और आज जो सुबह खबरें आई हैं भारत की तरफ से बड़े हमले बोले गए हैं, 4 एयर स्ट्रिप्स उनकी खराब की गई हैं पाकिस्तान की। तो भारत लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन जो मीटिंग्स आज चल रही है उसमें देखिए, अब पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार तनाव बना है और कार्रवाइयाँ दोनों तरफ से शुरू हुई हैं, तो युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है, अगर हम इसको युद्ध माने, अगर इसकी युद्ध की शुरुआत माने तो ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी अब तक रही है वो ड्रोन से लगातार हमले बोल रहा है और कुछ मिसाइल्स भी उसने छोड़ी हैं। और भारत ने इनको एंटीसिपेट सफलतापूर्वक किया है क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान के पैटर्न को आप समझिए कि ये पहली बार है शायद कि पूरी पश्चिमी सीमा पर लगातार कच्छ से लेकर जम्मू कश्मीर तक उसने हर जगह ड्रोन से हमले किए हैं। और जहाँ तक अभी तक जो खबरें हैं वो ये बताई जा रही हैं कि ये ड्रोन हैं ये बहुत हाई क्वालिटी के नहीं है, ये बड़े सस्ते से ड्रोन है, चाहे चाइना के हो चाहे तुर्की के हो। तो पाकिस्तान एक तरह से टेस्ट कर रहा है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हो या भारत किस तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है। तो दोनों में पाकिस्तान ने ये करके देखा है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है, वो प्रतिक्रिया भी करता है तो सोच समझ कर करता है। तो पाकिस्तान एक तरह से भारत के मूड को भांपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार अगर उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान करेगा तो भारत निश्चित रूप से हमले तेज करेगा। और आज सुबह से जो खबरें हैं उसमें निश्चित रूप से भारत ने सॉलिड हमले बोले हैं। अगर भारत वहाँ की 4 एयरपोर्ट है या एयर स्ट्रिप्स को ख़राब करता है तो भारत के मकसद को भी समझा जा सकता है। और अब ये किस दिशा में बात जाएगी कि भारत और एग्रेसिव होगा, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि ज़मीन पर भी कुछ जगहों पर जो टैंक्स हैं वो आमने सामने है। राजस्थान की किसी सीमा से ये खबर है कि टैंक्स आमने सामने, तो ये इंटेंसीफाई हो रही है लगातार, एस्केलेट दोनों तरफ से एस्केलेशन चल रहा है। तो अब जो पीसी है अभी 10 साढ़े 10 बजे होने वाली है, उसमें भारत अपना रुख स्पष्ट करेगा। और भारत ने लगातार पहले दिन से दूसरे दिन और ये तीसरा दिन है अपनी स्थिति लगातार स्पष्ट करता आ रहा है भारत क्या कर रहा है।
और अभी तक पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह का वहाँ उसका माइंड सेट है और जिस तरह के लोगों के हाथों में वहाँ की बागडोर है, तो ये जो फॉल्स जो गलत तरीके अपनाए जाते हैं में वो भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल पीसी में विदेश सचिव ने बताया कि वहाँ कैसे वहाँ के एयर स्पेस पे अभी भी सिविलियन दूसरे पहले वो ड्रोन से अटैक करते हैं और उसी बीच वहाँ पर सिविलियन वहाँ के आसमान में सिविल जो विमान है, सिविल एयरक्राफ्ट हैं, वो भी उड़ते हुए देखे जाते हैं। तो पाकिस्तान एक तरह से नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ज़्यादा रिटालिएट ना कर पाए। तो ये पाकिस्तान करेगा निश्चित तौर पर, भारत को ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा दुश्मन है भारत का जो हर तरीके का इस्तेमाल करता है, उसके लिए कोई नियम कायदे है नहीं। तो भारत को इस तरीके का ध्यान जरूर रखना होगा। और अभी तक जो पैटर्न सामने आया है जया, वहाँ से हम पाकिस्तान से जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें आतंकवादियों का एक गठजोड़ स्पष्ट नज़र आता है, क्योंकि जो पैटर्न है वो हमास का पैटर्न है कि लगातार 400-500 ड्रोन जिस तरह से हमले बोले गए। बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास और इसी के साथ दर्शकों को एक सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान ने 6 ड्रोन यहाँ पर गुजरात के कच्छ को नुकसान पहुंचाने के लिए दागे थे, जिन्हें हवा में ही गिरा दिए गए। 6 ड्रोन गिराए गए। देखिए, अब सबसे पहले बताया जा रहा था कि 1 ड्रोन यहां पर मारा गया है, लेकिन देखिए 6 संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 6 ड्रोनों को गिराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, गुजरात जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है और गुजरात का कच्छ, यहाँ पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, नागरिकों की जान लेने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो 6 ड्रोन हवा में उड़ान भर रहे थे उन सभी को ढेर कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। लाहौर दहल उठा है एक बार फिर से। सुंदर इंडस्ट्रियल इलाके में ये जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर है पाकिस्तान के लाहौर से। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाहौर में भारतीय सेना ने बड़ा धमाका किया। सुंदर इंडस्ट्रियल जोन ये बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाहौर को ध्वस्त किया गया। लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक दिल्ली टारगेट था, गुजरात का कच्छ जिस तरह से टारगेट था, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पंजाब में गोल्डन टेम्पल पर भी इस पाकिस्तान की नजर थी। और उसी का जवाब आप देख सकते हैं कि लाहौर में कितना बड़ा धमाका। हालांकि ये धमाका किस तरफ से हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। चलिए अब सीधे रुक करेंगे राजेश छावा जी का। सर, लगातार पंजाब की बात करें, पंजाब के बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को भी इन पाकिस्तानियों ने टारगेट किया, और गुजरात के कच्छ को ये जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? तो जुड़ने का प्रयास एक बार फिर से होगा। शैलन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हो। शैलन जी, इस पर आपका रिएक्शन सर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जितने भी पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की ओर से इन्हें निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। जय, आपकी आवाज एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे? सर, सवाल यही है कि आप गुजरात की बात कर लीजिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं इन्हें निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है, और अब तो दिल्ली भी निशाने पर था, टारगेटेड था पाकिस्तानियों के। सर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उन तक आवाज जी, नहीं पहुंच रही, लेकिन हाँ, जी बताइए। लगातार सर, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, लगातार पाकिस्तानी इस तरह से टारगेटेड हमला करें, और उसी बीच हम लाहौर में ये जो सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, इसकी तस्वीर देख रहे हैं। कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं आप इन्हें? आवाज नहीं है यार। तो चलिए, ये तस्वीरें आप हालांकि पाकिस्तान के लाहौर की देख रहे हैं। मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के 5 एयरबेस पर हमला हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है।
पाकिस्तान के 5 एयरबेस, 4 की जानकारी तो पूर्व में ही हमने आपको दी। नूर खान, मुरीद, ये वो अलग अलग एयरबेस है और सरगोधा एयरबेस पर भी अब धमाका हुआ है। चकवाल एयरबेस पूरी तरह से तबाह हुआ है। तो 4 नहीं, ये संख्या हो चुकी है बढ़ के 5, जहां से भारत के खिलाफ लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे, मुरीद एयरबेस से ड्रोन उड़ान भर रहे थे और ये 5 एयरबेस है पाकिस्तान के जिन्हें तबाह किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है, बर्बाद किया गया है भारतीय सेना की ओर से, इंडियन आर्मी की ओर से। चलिए राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, एयरबेस की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है, तो क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान की वायुसेना लगातार कमजोर हो रही है? एयरबेसेस के ऊपर अटैक या अच्छा, ये जो सारे एयरबेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, क्योंकि हमारा पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न सेक्टर है, ये सारे इनमें जो एयरफोर्स के ऑपरेशंस होते हैं सारे इन एयरबेसेस से होते हैं। पर एयरबेसेस को उसको एयरफोर्स यूज करता है, उसको कंटिन्यूसली टारगेटिंग करता है, उसकी वो एक रिपीट कहते हैं उसको। जैसे अगर किसी एयरबेस की काबिलियत है कि वो 6 घंटे के अंदर वापस फंक्शनल हो जाता है, तो हमारा अगला अटैक जो है वो 6 घंटे के बाद हो, ताकि वो 6 घंटे में उसने जो रिपेयर किया उसको फिर से डैमेज कर। तो बेसिक एम ये होता है कि आप अगर उससे कंटिन्यूसली नॉन फंक्शनल रखना है किसी भी एयरबेस को, तो उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक, पीरियोडिक अटैक्स करते रहने पड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एयरबेसेस अगर टारगेट इंडिया बड़े सुनियोजित ढंग से कर रहा है, और अगर हमने 5 मेजर एयरबेसेस को अटैक कर, ये एक जमीनी लड़ाई का अंदेशा भी हो सकता है, क्योंकि ये एयरबेसेस को टारगेट करने का मतलब ये है कि जब हमारी आर्मड फोर्सेस, टैंक्स और बीएमपी जब हमारी क्रॉस करके जाएंगी, उनके खिलाफ एक बहुत खतरा होता है, वो एयर का खतरा होता है। तो अगर आप एयरबेसेस का खतरा आप कम कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ऑफेंसिव फॉर्मेशंस हैं, जो एयर टैंक्स बीएमपीज अंदर जाएंगे, उनके ऊपर एयरक्राफ्ट से खतरा कम हो जाएगा। तो ये एक अंदेशा भी हो सकता है कि क्या हम ग्राउंड ऑफेंसिव जिसको कहते हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी पे हैं। ये एक सवाल है जो हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, ये एयरबेसेस के ऊपर कितने अटैक हुए और कब हुए हैं, और एक्सपैंड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, भारत पाकिस्तान वार से जुड़ी बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देखेंगे। अभी इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि भोपाल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चेक इन काउंटर 75 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। घरेलू उड़ानों के लिए नियम लागू किए गए। 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। अगर आपकी कोई फ्लाइट है तो कोशिश कीजिए कि 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि चेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हो सकता है कि आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ऐसे में आपकी फ्लाइट मिस ना हो उसको लेकर, और साथ ही चेकिंग पॉइंट 75 मिनट पहले ही बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान करें और कोशिश करें कि 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाए। और ये भी आपको बता दें कि अगर किसी कारण के चलते फ्लाइट आपकी कैंसिल होती है, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, अगर फ्लाइट कैंसिल की जाती है, रद्द की जाती है, तो फिर पैसा भी पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी खबर। इन सबके बीच एक बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, होलकर स्टेडियम को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव को ईमेल आया है, लिखा है कि आपके स्टेडियम में विस्फोट होगा। ईमेल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। बड़ी खबर है इंदौर का ये स्टेडियम जिसे निशाना बनाने की धमकी दी है, और इसे बहुत गंभीरता से इन हालातों में अब लिया जा रहा है। इस ईमेल को, धमकी भरे ईमेल को इसलिए ज्यादा गंभीरता के साथ लिया जाना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी सीमा पर तनाव बना हुआ है। लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं, और ऐसे में अब ये इंदौर का जो स्टेडियम है, यहाँ के एसोसिएशन को, यहाँ के जो टीम है उसे धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ये लिखा गया है कि आपके स्टेडियम में विस्फोट होगा। हालांकि ये भी आपको बता दें कि अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई है। ईमेल की जांच की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज फिर से होगी। 10:30 बजे का समय बताया जा रहा था, थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी। विदेश मंत्रालय की आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 24 घंटे में क्या हालात सीमा पर बने हुए हैं, भारत ने कितनी सफलता हासिल की और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया है, इस पर जानकारी देश की जनता तक पहुंचाई जाएगी।
तो थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप तस्वीरें देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ मिनटों का इंतजार, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी जिसमें जानकारी दी जाएगी, ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि लगातार हमने देखा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात को पाकिस्तान की जिस तरह से बौखलाहट देखने को मिली, सुबह 5 बजे तक भी पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर से सटे कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर टारगेटेड हमला किया। इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ रणनीति थी और क्या कुछ कामयाबी हमें मिली है, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। चलिए और सीधे रुक करते हैं, डॉक्टर राजेश शावा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश शावा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज फिर से विदेश मंत्रालय की, और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान की ओर से किस तरह से हमला किया जा रहा है, वो तरीके बताए गए, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया गया, किस देश से वो लिया गया था वो बताए गए, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या नजर आ सकता है, क्या बताया जा सकता है इंडियन आर्मी की ओर से? देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें 2-3 हैं जो सुनने वाली। क्या हम फतेह 1 का जो अटैक हुआ है और जो सुना जा रहा है कि वो दिल्ली के ऊपर था, क्या वो था या नहीं था, क्या जिक्र इसका होता है या नहीं? दूसरी बात, पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने एयर बेसेस अटैक किए हैं, उनके ऊपर कितना जिक्र होता है? जिक्र अगर हुआ और उसके ऊपर फोकस किया गया, दैट मीन्स हमारा चांसेस है कि हमारे ऑपरेशंस ब्रॉडन हो रहे हैं। अगर वो विदेश जो ब्रीफिंग है, अगर वो सिर्फ इसी के ऊपर बता दी जाती है कि उन्होंने ड्रोन से अटैक किए और हमारे 25 ठिकानों के ऊपर अटैक किया और सिविलियंस की डेथ हुई, और जो अभी वो जो प्रशासनिक अधिकारी की डेथ हुई है पुंछ राजौरी में, इंसिडेंटली आपको शायद नहीं पता होगा, पर पुंछ शहर जो है वो कभी अटैक हुआ नहीं है पुंछ शहर के ऊपर। ये पहली बार है जब पुंछ शहर अटैक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का रावलाकोट जो है वो पुंछ, जितना पुंछ अंदर है 5-6 किलोमीटर IBLC से, उतना ही रावलाकोट भी। तो पुंछ के ऊपर अटैक करना का और राजौरी के ऊपर अटैक करने का की सिग्निफिकेंस अलग है, क्योंकि पुंछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जी, नॉर्मली वो पुंछ के ऊपर अटैक कम करता है। तो सवाल, अब दूसरा सवाल, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मैं कर रहा था, उसमें एक प्रपोजल आया है अमेरिका, जिसमें वो मध्यस्थता की बात कर, अगर वो इसका जिक्र होता है, क्योंकि इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मध्यस्थता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला जो है आपसी मसला है, हमें दूसरे किसी पार को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। शिमला समझौता हमारा यही है। तो इंडिया, इसके बारे में कोई विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग है उसके बाद उसमें कोई जिक्र होता है या नहीं होता है? क्योंकि पाकिस्तान तो खुश होगा कि अगर मध्यस्थता हो जाए और यूएस बीच में इन्वॉल्व हो जाए, उसका मतलब है कि वॉर रुकेगा अगर वो आ जाते हैं, और इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए कि क्या कवर होती हैं या नहीं होती। अच्छा डॉक्टर छावा जी, ये चाइना की ओर से भी अभी अपील की गई है तनाव कम करने की। कल हमने देखा अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के हालातों के बीच में अमेरिका दखल नहीं देगा, लेकिन बाद में आज ये खबर आती है कि अमेरिका के विदेश मंत्री की ओर से कहा जाता है कि ये दोनों देश तनाव कम कर दें। अब अगर अमेरिका अपील करता है तनाव कम करने को लेकर, जो पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उसने कोशिशें की हैं, क्या हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि कोई देश दखल दे भारत के इस रुख में, भारत का रुख क्या हो सकता है? और सर एक पॉइंट ये भी है कि जो फंड मिला है IMF से, उसको लेकर भी आप इसमें ही जवाब दीजिएगा। देखिए, इंडिया मध्यस्थता एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया इस मामले में हमारी पॉलिसी हमेशा से बहुत क्लियर रही है कि हम किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप एक्सेप्ट नहीं करते। जहां तक अमेरिका का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े क्लियर हैं कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका दूसरी अपने, वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, फोकस अमेरिका के ऊपर होना चाहिए, बाकी दुनिया जो का हो रहा है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। हम ग्लोबल पुलिसमैन नहीं है, जो उनकी फिलॉसफी। तो अगर उनकी फिलॉसफी पे हम चल रहे हैं, और भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध भी हैं और संबंध अच्छे हैं, इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल फ्रेंड बोलता है, हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मानता है हमारे साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फोर्स किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। ऑफर जरूर किया गया है
ऑफर उनकी आफ्टर ऑल के विदेश मंत्री को भी तो कुछ ना कुछ दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं भारत पाकिस्तान वॉर के बीच में। तो आई डोंट थिंक फोर्स होगा, ये ऑफर किया गया है पर फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिया को कि मध्यस्थता का ऑफर एक्सेप्ट करे। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना मैंने पहले भी जिक्र किया था, चाइना अमेरिका के साथ उलझा हुआ है ट्रेड वॉर में। वो नहीं चाहेगा कि उसका एक इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर भी उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। पैसे जरूर दे सकता है पर वो भी ओपनली नहीं देगा। वेपन सपोर्ट जरूर दे सकता है पर वो भी ओपनली नहीं देगा, वो छुपे तरीके से देगा। जहां तक आईएमएफ का लोन सवाल है, आफ्टर ऑल आईएमएफ लोन कितना दे रहा है? अगर हम देखें तो 1.3 बिलियन की बात है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $700 बिलियन, हम 1 बिलियन की बात, 1 बिलियन अगर पाकिस्तान 3 दिन की लड़ाई के अंदर 1 बिलियन खत्म करते तो 1 बिलियन अगर उसे मिल भी गया, इंडिया ने अगर देखा हो तो एब्सटेन किया है, क्योंकि एब्सटेन यूएन में या तो आप नहीं बोल सकते हो, यस बोल सकते हो या एब्सटेन कर सकते हो, नो की उसमें नो की संभावना नहीं होती। तो कईयों की शुभा ये रहता है कि इंडिया ने एब्सटेन किया, नो क्यों नहीं कहा। सवाल ये है कि या तो यस होता है या एब्सटेन होता है, नो नहीं होता। तो इंडिया ने एब्सटेन करके बड़ा क्लियरली बता दिया कि वो नो है। एग्जैक्ट। तो ये 2-3 चीजें हैं, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। हो सकता है विदेश मंत्रालय इसके बारे में कोई जिक्र करे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर राजेश शावा जी, ये जरा आईएमएफ को लेकर और जानकारी स्पष्ट करिए ना सर। बहुत से सवाल जहन में है इसे लेकर। एक बार फिर से पाकिस्तान को फंड मिलना यहाँ से, जबकि भारत की ओर से ऑब्जेक्शन उठाया गया कि पाकिस्तान को जो फंड मिलेगा उसका इस्तेमाल वो आतंकियों के लिए ही करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करेगा। काउंटिंग में, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया भारत ने, उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ये फंड मिल गया। इसकी प्रोसेस क्या होती है सर? और मैं आती हूँ आपके पास। इसी बीच इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंदौर से खबर, जहां होलकर स्टेडियम को धमकी भरा मेल आया है। होलकर स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिली। हमारे सहयोगी पीयूष पारे होलकर स्टेडियम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ऐसी स्थिति में जब दोनों देशों के बीच इतना तनाव है, इस तरह से धमकी मिलना किसी भी हाल में से इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, और जिस तरीके के हालात फिलहाल हैं उस बीच में कहीं ना कहीं ये मेल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप देखें कि इंदौर का होलकर स्टेडियम है, देश के चर्चित स्टेडियमों में कहीं ना कहीं इसका नाम है। कई इंटरनेशनल मैच का ये गवाह रहा है, कई बड़े रिकॉर्ड्स स्टेडियम के नाम हैं। लेकिन जो मेल आया है वो MPCA के जो सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिशियल मेल पर आया है, और उसमें कहा गया है कि ये भी जिक्र किया गया है कि आपकी सरकार को समझा लीजिए, पाकिस्तान पर हमला ना करें, इसका जो हश्र होगा वो बुरा होगा, और आपके स्टेडियम या फिर जो है वो कई स्टेडियम को नुकसान भी पहुंच सकता है और उड़ाया भी इसे जा सकता है। इस तरह की धमकी सीधे तौर पर मिली है। फिलहाल अगर बात करें तो इस मेल के आने के बाद में इंदौर की पुलिस भी एक्टिव हुई है। तमाम पुलिस अधिकारी इस पूरे मेल की जांच कर रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो जो BDS की टीम है उसने भी सर्चिंग की है। फिलहाल तो इस मेल के बाद में जो पुलिस अलर्ट हुई है उसमें, उसके बाद में जब सर्चिंग की गई तो स्टेडियम में कुछ भी मिला नहीं है। लेकिन अब पुलिस ये एंगल कहीं ना कहीं खंगालने में जुट गई है कि आखिर ये मेल कहाँ से आया है और क्यों, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र होना, और इसमें ये भी लिखा हुआ है अस्मिता कि कई ऐसे हमारे स्लीपर सेल हैं जो भारत में हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस अलर्ट पर है पूरी तरीके से, यहाँ पर इस मेल के बाद में एक्शन में पुलिस में है, और उसके साथ में इसकी भी अब कहीं ना कहीं छानबीन की जा रही है कि आखिर ये मेल कहाँ से आया और किसके जरिए ये मेल MPCA तक पहुँचाया गया है। जी, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी भी है पीयूष के समय रहते उसकी तलाश की जा सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस वक्त का बड़ा अपडेट, श्रीनगर की डल झील से ड्रोन का मलबा मिला है। श्रीनगर की डल झील से ड्रोन का मलबा मिला है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डल लेक में ड्रोन का मलबा मिला, और देखिए अलग अलग जगहों से जो बॉर्डर से सटे राज्य है, और इन राज्यों के कई शहरों में इस तरह से मिसाइलों के मलबे, ड्रोन के मलबे मिल रहे हैं। डल लेक में भी ड्रोन का मलबा मिला है। तो ये श्रीनगर से बड़ी खबर है, और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है श्रीनगर, और अभी वर्तमान में जो हालात है उसके चलते तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डल झील, डल फेमस डल लेक है, ड्रोन का मलबा यहाँ पर मिला है। तो ये वही डल झील है जो कभी
थोड़े दिन पहले की बात करें तो सैलानियों से सराबोर रहती थी, लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बनी है, हम कह सकते हैं कि टारगेटेड हमला श्रीनगर और उसके आसपास वाले इलाकों में भी किया है इन पाकिस्तानियों ने। और डॉक्टर राजेश शावा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश शावा जी, इसके पहले एक सवाल पूछा था सर आईएमएफ फंड को लेकर, इसकी प्रोसेस क्या होती है? भारत के विरोध के बीच और जो तनावपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए हैं, दुनिया जानता है कि पाकिस्तान से ही आतंकी फैक्ट्री चलती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को फंड मिलना, प्रोसेस क्या होती है सर इसकी? देखिए, ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है जितना हमें लगता है। कि हमें लगता है कि आज सैंक्शन हुआ और कल उन्हें पैसे मिल जाए जी। इसका प्रोसेस अभी तक अप्रूवल नहीं है। अभी उन्होंने वोटिंग की है, अभी कंसिडरेशन में। अब वो कंसिडरेशन में कितने दिन रहता है, कितने महीने रहता है, वो तो देखने पे पता चलेगा। इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है बेसिकली कि वो जो फंड है वो डेवलपमेंट की बजाय वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा वैलिड पॉइंट है एंड आई एम श्योर दुश्मन बाकी देशों का सपोर्ट भी इंडिया के स्टैंड को रहेगा। तो आईएमएफ अगर ये बेल आउट या एडिशनल लोन एक्सेप्ट करता भी है तो इसे इतनी जल्दी नहीं दिया जाएगा। आई एम 100% श्योर। वो जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं होती इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो फंड डिसबर्समेंट का जो मतलब है वो तो ये होगा कि पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट किया जा रहा है, कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आईएमएफ का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है एक्चुअली कि उन्हें पैसा दिया जा रहा है, ताकि अगर आईएमएफ पैसा देता है तो बाकी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी करस्पॉन्डिंगली उनको पैसा दे सकते हैं। तो आईएमएफ का एक्सेप्ट होना, बट आईएमएफ आई एम श्योर विल टेक टाइम, कभी इतनी जल्दी डिसीजन देगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और अगर बात करें पाकिस्तान की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज पर डिपेंडेंट है। जनवरी में इन्होंने कर्ज लिया था और अब फिर से इन्होंने कर्ज की अपील की है, और ऐसे में ऐसी स्थिति जब वार जैसी सिचुएशन हो रही है, तो ऐसे में अभी पाकिस्तान की स्थिति क्या है? क्या अगर कल को युद्ध होता है तो ये देश अपने आप में इतना सक्षम है कि ये युद्ध का, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, लेकिन उसके कंपेयर में हम पाकिस्तान को देखें तो 1/7 पार्ट है, तो कैसे अपने आप को ये स्टैंड कर पाएगा यहाँ पर? और चलिए जवाब इस पर लेंगे, लेकिन इसी बीच चीन की ओर से एक बयान आया है। बड़ी खबर है, भारत पाक से चीन ने अपील की है। जो तनाव बना हुआ है, चीन का बयान, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। चीन की ओर से कहा गया कि दोनों देश संयम बरते, हम दोनों से ही शांति की अपील करते हैं। चीन की ओर से रुख आया है शांति कायम करने का, समाधान के रास्ते पर दोनों देश काम करें। लेकिन जैसा कि डॉक्टर शावा भी बता रहे हैं कि भारत का नया स्टैंड नहीं है, शुरुआत से ही जब से ये विवाद शुरू हुआ है रुख साफ है कि ये दोनों देशों का मामला है और हम दोनों देश इससे निपटेंगे। किसी तीसरे देश को इसमें काम करने की, बोलने की जरूरत नहीं है। भारत लगातार ये कहता रहा है, लेकिन भारत का ये कहना है, लेकिन पाकिस्तान के मन में क्या है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध जब हम दो देशों के बीच है तो बातचीत भी दोनों देशों के बीच होगी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से वो लोग क्या सोचते हैं, इसको कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई एक नहीं है जिसका राज। पाकिस्तान में मिलिट्री के अपने अलग ओपिनियन है, सरकार के अपने अपने ओपिनियन है, आतंकवाद का अलग वहां पर बोलबाला है। सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा इसके पहले जो मैंने पूछा था। देखिए, दो चीज आपने पूछी। पहली बात तो संयम बरतने की जो बात कर रहे हैं और मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि कोई बीच में आए, पाकिस्तान जरूर चाहेगा कि कोई बीच में आए। जहां तक यूएस का सवाल है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो विदेश मंत्री यूएस के हैं उन्होंने 2 दिन पहले, परसों की रात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उनसे बात की, और आज उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बात की। आप ये देखिए कि एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ से बात करते हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज, क्योंकि उसका ये बड़ा क्लियर दिखाता है कि ये 2 अलग अलग पावर सेंटर्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में पॉसिबली सोचते हैं। तो उनको सिर्फ शहबाज शरीफ से बात करने का फायदा नहीं है, जब तक वो आर्मी चीफ से बात ना करें, उन्हें भी कन्विंस करें जो शहबाज शरीफ को बात बताने के लिए कर रहे हैं, तब तक वहां पे बातचीत नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आसिफ मुनीर से डायरेक्ट विदेश मंत्री का बात करना,
उसका ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर यूएस का कितना इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल सर आऊंगी आपके पास। इसी बीच दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट दे देते हैं। भारत के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत के ऐसे कई शहर हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए बठिंडा की बात करें, इसके अलावा 4 अलग अलग जिले, कपूरथला, फिरोजपुर बाजार पूरी तरह से बंद। पठानकोट में भी हमला हुआ, उसके बाद से पठानकोट में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 4 ऐसे जिले जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो इसके अलावा भारत के ऐसे कई शहर हैं, इंदौर की बात करें, इसके अलावा श्रीनगर के कई सारे, जम्मू कश्मीर के कई सारे शहर हैं, पंजाब के कई सारे शहर हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से आपको बता दें, भारत के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बठिंडा समेत 4 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कपूरथला, फिरोजपुर, यहां बाजार बंद है। पठानकोट में भी हमले के बाद बाजार बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और मेगा कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।